नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बगावत हो गई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी के नए नियम से आहत इस अधिकारी ने माना कि सरकार अगड़ों को घोषित अपराधी मान चुकी है। 1990 के दशक के मंडल आयोग के विरोध की तरह समाज बेहद गुस्से में है। यूजीसी का नया नोटिफिकेशन जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है, लेकिन सवर्ण समाज का मानना है कि सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ और वैश्य समाज शोषण करते हैं। इस्तीफा देने वाले ब्राह्मण अधिकारी ने अपनी चिट्ठी की अंतिम लाइन में साफ साफ लिखा है कि अब केंद्र एवं राज्य सरकार में ना ही जनतंत्र है, ना ही गणतंत्र, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देसी नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। तो सवाल यह कि यूजीसी के नए नियम से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बगावत हो गई है। यूजीसी के नए नियम को सवर्ण समाज काला कानून और रॉलेट एक्ट क्यों कह रहा है, और सवर्ण समाज का असर सरकार पर होगा या नहीं? टॉप स्टोरी डे 2, हमारी आज की दूसरी स्टोरी आपको झकझोर कर रख देगी। एक बुजुर्ग पति को क्यों अपनी बुजुर्ग बीमार पत्नी को लेकर रिक्शा से 600 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। 9 दिनों में बुजुर्ग ने अपने घर से अस्पताल तक रिक्शे से ना जाने कितने इलाके क्रॉस किए, लेकिन सिस्टम सोता रहा। तीसरी स्टोरी हर भारतीय के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी है। देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों की चिंता तो है, मगर कितने लोगों को अपने कर्तव्यों की फिक्र है? नेता से लेकर पुलिस तक और सरकार से लेकर प्रशासन तक, क्या वाकई में सभी अपने कर्तव्यों का पालन सही से कर रहे हैं? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से करते हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की 5 पन्ने की इस्तीफे वाली चिट्ठी एक तरह से केंद्र और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ खुली बगावत है। इस्तीफे की 2 वजहें हैं। पहली वजह, प्रयागराज में शंकराचार्य के खिलाफ योगी सरकार के अधिकारियों ने जिस तरह से सुलूक किया है, उससे यह अधिकारी नाराज है। शंकराचार्य के शिष्यों की शिखा चोटी पकड़कर घसीटना यह अधिकारी पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान मानता है। अधिकारी ने लिखा है कि वो ब्राह्मण वर्ग से आता है और इस घटना से ब्राह्मणों का देशव्यापी अपमान हुआ है। इस्तीफे की दूसरी वजह, 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गैजेट में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियम से इस अधिकारी को लगता है कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ और वैश्य समाज स्वघोषित अपराधी हैं। यूजीसी के नए नियम को यह अधिकारी रॉलेट एक्ट मानता है, वही रॉलेट एक्ट जो 1919 में अंग्रेज लेकर आए थे, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। क्या यूजीसी के नए नियम से सवर्णों के बीच वैसा ही गुस्सा घर कर गया है? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने दफ्तर में जो बोर्ड लगा था, सर्विस बोर्ड पर रेजिग्नेशन लिखकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में एक पोस्टर लेकर भी यूजीसी का विरोध जताया। इस पोस्टर में लिखा है, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो और हैशटैग बाइकॉट बीजेपी। जो अभी भारत सरकार जो द्वारा जारी जो बजट था 13 जनवरी का, उसमें जो
यूजीसी रेगुलेशन 2013 और 2026 उसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं उनको एक तरीके से स्वघोषित अपराधी मानकर ई गजट जारी किया गया है, जो कि आगे जो है भविष्य में बहुत सारी फर्जी शिकायतें एवं जो सामान्य वर्ग के बच्चों को प्रताड़ित करने एवं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए प्रेरित करेगा। इसी कारण से आहत होकर ये मैंने निर्णय लिया है। यही नहीं, एक तरफ जहां अफसरों के इस्तीफे शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। यूपी से लेकर एमपी और बिहार तक सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश का सवर्ण समाज यूजीसी के नए नियम के खिलाफ किस कदर आक्रोशित है। इस नए नियम का मुख्य रूप से ब्राह्मण संगठन, कायस्थ महासभा, वैश्य संगठन और करनी सेना विरोध कर रहे हैं। इन चारों संगठनों से जुड़े लोग देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। इन संगठनों का आरोप है कि नियम सवर्णों के खिलाफ है और इसे जातिगत भेदभाव करने के मकसद से लाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे संगठनों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा गया है। ऐतराज है क्या? स्वर्ण को ऐतराज यह है, हम आपको बताते हैं कि छात्रों के खिलाफ इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सवर्ण संगठनों का सबसे बड़ा ऐतराज भेदभाव की परिभाषा और शिकायत प्रक्रिया को लेकर है, जिसमें ओबीसी को शामिल किया गया है। अगड़ी जातियों के छात्रों, शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए जुर्माना या सस्पेंशन का प्रावधान था पहले। इन प्रावधानों को अंतिम नियम जब हुए तो हटा लिया गया। इसमें दुर्भावनापूर्ण की जाने वाली शिकायतों को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के प्रतिनिधित्व के बिना कमेटियां एक तरफा काम कर सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यूजीसी के नए नियम में ऐसा क्या है जिससे स्वर्ण समाज बेहद गुस्से में है। दरअसल पहले कॉलेज कैंपस में यह नियम था कि SC/ST छात्रों में कोई भी अन्य वर्ग का छात्र, उसके अलावा कोई भी अन्य वर्ग का छात्र जातीय कमेंट या जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ऐसा काम वो नहीं कर सकता था जिससे उसके अंदर हीन भावना का एहसास हो। इतना तक तो ठीक था। लेकिन अब नए नियम में यूजीसी ने SC/ST के साथ पिछड़े वर्गों यानी OBC और दिव्यांग को जोड़ दिया। ऐसे में सवर्ण समाज को लगता है कि इस तरह से तो सरकार ने एक तरह से मान लिया कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही शोषक हैं, जबकि OBC में कई ऐसी जातियां हैं जो बेहद दबंग हैं। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस 2026 यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026। इसी महीने के 13 जनवरी को इस नियम से जुड़े अधिसूचना का गजट जारी किया गया, जिसके बाद यह नियम देश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लागू हो गया। इन नियमों के तहत SC/ST और OBC वर्ग के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि संस्थानों में ऐसा माहौल बने जहां सभी छात्र खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी है। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगा। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए समानता समितियां बनाना जरूरी है। इन समितियों में OBC, SC/ST, दिव्यांग और महिलाओं का होना अनिवार्य है।
अगर किसी कॉलेज में समिति के लिए कम से कम 5 सदस्य नहीं हैं, तो उस कॉलेज का काम उससे जुड़ी यूनिवर्सिटी का केंद्र संभालेगा। समितियां साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करेंगी। साथ ही ये साल में 2 बार रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जिसमें डेमोग्राफिक्स, कितने छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी, कितनी शिकायतें दर्ज हुई और कितनों का निपटारा हुआ जैसी बातें शामिल होंगी। शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर समितियों को मिलना होगा और एक निश्चित समय में कार्रवाई करनी होगी। खास बात यह है कि जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो यूजीसी की योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। वो एक यूजीसी बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ है, अपर कास्ट के खिलाफ है, ऐसा क्यों लगता है? असल में राजीव जी, जो आशंकाएं हैं वो एक तो इसलिए हुई कि इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया, और ओबीसी जो है कोई जाति तो है नहीं, एक क्लास है। उस क्लास में तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जो खुद को और बाकी लोग भी उन्हें मार्शल कौम के तौर पे जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वो बहुत प्रभावी भी हैं, अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे तो वो बहुत प्रभावी जातियां भी हैं। तो एक तो आशंका जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें ये हुई कि साहब हम ही लोगों को अलग कर दिया गया, ऐसा माना गया कि साहब यही 3-4 जो जातियां हैं ये शोषणकारी हैं, इसका मतलब। और दूसरा इसमें एक ये हुआ कि अगर कोई गलत भी शिकायत दर्ज की जाती है तो उस गलत शिकायत को जो है उसका पनिशमेंट कुछ नहीं है। अगर ये होता है एक गलत पूरी तरह शिकायत थी, ये मतलब एक अजीब सी बात हो गई कि मैं जिसके खिलाफ चाहूँ उसके खिलाफ जो है एक शिकायत दर्ज करूँ, वो फंसे तो फंसे और नहीं भी फंसे तो कुछ दिन परेशान तो कम से कम रहे ही। आपके दिमाग में क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ? मैं बता दूं, ये सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं और यही वो लोग हैं जो पिछले दिनों मेरठ में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। हाँ बताइए। बिल तो पहले से ये लागू था, पर जब ये 13 जनवरी को लागू हुआ तो इसमें ना एक तरह से जनरल वर्ग को पहले से ही दोषी मान के जब इसको लागू किया गया, जब आपने जैसे बताया कि 2 डेथ हो चुकी थी पहले, उसके बाद ये बिल आया डॉक्टर विनीत जोशी ने, जो ड्राफ्ट कमेटी के उस समय यूजीसी के हेड थे डॉक्टर विनीत जोशी। उन्होंने SC/ST के लिए लाए। फिर एक कांग्रेस नेता थे दिगंबर चौहान, उन्होंने ओबीसी भी ऐड की। अब ओबीसी में तो 500-600 जातियां हैं। अब वो उनको याद करे कि कौन कौन ओबीसी है, मुझे किस किस से बच के रहना है। एससी में 400-500 जातियां हैं, किस किस का ध्यान रखे, वो क्या करेगा। दूसरा क्या है, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज में झगड़े होते हैं या तो भोकाल के लिए होते हैं या फिर लड़की लड़की का मामला होता है। 2 मसले होते हैं सबसे ज़्यादा। या तो लड़की उसकी जाति की है, किसी और जाति के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, या वो इसी तरह के मामले होते हैं। इन्हीं मामलों को लेकर ज़्यादातर झगड़े होते हैं। तो इन मामलों के जब झगड़े होंगे तो उसमें क्या झूठी शिकायतें नहीं होंगी, और वो भी सामान्य वर्ग के खिलाफ ही होंगी, और तो किसी खिलाफ हो नहीं सकती हैं। जितने भी कानून बनते हैं, खासकर पिछले 15-20 सालों से, जब से हम जवान होके अब आए हैं इस उम्र में, हमने देखा है कि वो जनरल कास्ट के खिलाफ ही क्यों बनते हैं। ये हमारा प्रश्न है सभी सरकारों से। हमारा प्रश्न इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जी से भी है। ये बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, कंट्रडिक्शन क्या है कि जो स्टूडेंट है जब वो जाता है कई जगह तो वो अपने को पाता है कि यार तुम कहाँ और वो कहाँ, और ये जो कंट्रडिक्शन है ये सर स्टूडेंट्स के बीच में क्यों? स्टूडेंट को हम स्टूडेंट ही क्यों ना रखें, उसे हम आप जातिगत और उस पर क्यों बांटें? जाहिर है अब इसको लेकर मौजूदा केंद्र सरकार पर लगातार दबाव भी बन रहा है। विरोध प्रदर्शन जब से हुए हैं, ऐसे में अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा नियम क्यों लाना पड़ा। दरअसल जनवरी 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद यह जाहिर हुआ कि तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है। यह आरोप भी लगे कि पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को हतोत्साहित किया जाता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने रोहित वेमुला के साथ ही मई 2019 में 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या मामले को आधार बनाकर यूजीसी को डायरेक्शन दी, निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाए, यानी SC/ST के साथ ही पिछड़े वर्ग के लिए भी बेहतर माहौल तैयार किया जाए, उन्हें जातिगत आधार पर निशाना बनने से रोका जाए। अब उसके बाद यूजीसी ने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई,
जिसमें उसके अंदरूनी एक्सपर्ट्स और कमीशन के मेंबर शामिल थे और इसकी अगुवाई तत्कालीन यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर विनीत जोशी ने की थी। इस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया जो फरवरी 2025 में जारी किया गया था। अब दिलचस्प बात यह है कि यूजीसी के ड्राफ्ट में भेदभाव वाली कैटेगरी में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को सरकार को सौंपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन हैं। इस समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल किया गया। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया। जैसे ओबीसी को शामिल करना और फॉल्ट कंप्लेन पर जुर्माने का प्रावधान हटाना शामिल है, यानी 1 साल के अंदर ही नियमों में भारी बदलाव कर दिया गया। फरवरी में जारी यूजीसी की ड्राफ्ट में भेदभाव वाली कैटेगरी में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, मगर अब जो फाइनल नियम लागू किए गए हैं उसमें ओबीसी शामिल है। यही नहीं, ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वाले पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन फाइनल रूल में यह प्रावधान हटा लिया गया। यानी झूठा शिकायत करने पर भी उस छात्र के खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, बराबरी का हक दिया है और न्याय की गारंटी भी दी है, लेकिन संविधान ने हमसे कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी उम्मीद की थी, जैसे संविधान का सम्मान करना, भाईचारे की भावना रखना, कानून का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना। आज ऐसे में सवाल यह है कि आज के भारत में क्या हम और आप इन कर्तव्यों को निभा रहे हैं? सच बोलती ये रिपोर्ट। क्या हम और आप देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं? हाल के सालों की घटनाएं इन सवालों को और गहरा कर देती। सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी, छोटी छोटी बातों पर हिंसा और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली भाषा आम होती जा रही। अधिकारों की बात तो जोर से होती है, लेकिन कर्तव्यों की याद कम ही आती। भाईचारे और सद्भाव। संविधान हमें सिखाता है कि हर नागरिक को धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। मगर आज हम देख रहे हैं कि अफवाहों के आधार पर भीड़ हिंसक हो जाती है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरें कई बार असली जिंदगी में जानलेवा साबित हुई। ऐसा बर्ताव न तो संवैधानिक है और न ही इंसानी। कभी पूर्वोत्तर राज्यों में समुदायों के बीच संघर्ष की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कहीं पूर्वोत्तर के लोगों को दूसरे राज्यों में मार दिया गया, तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता को दंगों से तार तार कर दिया गया। जैसे हम लोग सामाजिक कर्तव्यों को पूरी तरह भूल गए। संविधान का पालन करना। बीते कई सालों में ऐसा हुआ जब देश के लोगों ने देखा कि न तो अधिकारी संविधान का पालन कर रहे हैं और जनता अभी भी अपना काम कराने के लिए रिश्वत दे रही। खासतौर से चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे कई अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया कि लोगों ने चुनाव आयोग जैसी संस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। लगा जैसे ना तो संवैधानिक व्यवस्था का पालन हुआ और ना ही उसके आदर्शों का। सार्वजनिक संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत। हम और आप अभी भी सरकार और उसके फैसलों की आलोचना करते हैं, लेकिन क्या हम लोग सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोकर रख रहे हैं? विरोध के नाम पर अभी भी सरकारी संपत्ति और बसें जलाई जाती, ट्रेनों में तोड़फोड़ होती और सरकारी दफ्तरों को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई। ये भूल जाना कि ये संपत्ति हमारी ही है हद तो तब हो जाती है जब आजकल तेज रफ्तार में गाड़ियों के टायर तले कानून को कुचल दिया जाता है। तेज रफ्तार कार और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करके अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ऐसे में ये कर्तव्यों से मुंह मोड़ने जैसा है। संप्रभुता, एकता और देश की रक्षा। कोरोना महामारी आई तो पूरा देश एक हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और नकली इलाज, गलत दावे और डर फैलाने वाली बातें खूब फैलाई। और तो और बीते कुछ सालों में देश के युवाओं ने देश के खिलाफ काम किया और देश की संप्रभुता और रक्षा के साथ समझौता किया।
पढ़े लिखे युवाओं पर देश के साथ गद्दारी के सबूत मिले। ऐसे में आज जरूरत है आत्मचिंतन की, सरकार की भी, समाज की भी और हर नागरिक की भी। संविधान को सिर्फ भाषणों और किताबों तक सीमित ना रखकर रोजमर्रा के व्यवहार में उतारना ही सच्ची देशभक्ति है। और असल में तभी होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे संविधान में 51A एक आर्टिकल है, इसके अंदर मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य है वो दिया हुआ है। उसमें एक है ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना। ह्यूमनिज्म का मतलब है मानवतावाद, मतलब मानवता दिखाना है। वो हर सिचुएशन में, हर हालत में तो मानवता दिखाने की जरूरत है। हमारे समाज से मानवता लुप्त हो गई है, सिविक कॉन्शियसनेस वाली बात तो है ही नहीं। तो हमारे घर की कूड़ा हम दूसरों के सामने, पड़ोस के घर के सामने डाल देते हैं। सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है, जब दुर्घटना होती है कोई घायल हो जाता है गंभीर रूप से, लेकिन वहां पर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके हाथ में ये मोबाइल फोन होता है, वो उसको बचाने के बजाय उसका फोटो खींचने में टाइम लगाते हैं। जो मूल्य का शोषण हो रहा है हमारे समाज से, तो इसके बारे में हमें बहुत ही गंभीर रूप से सोचना चाहिए। तो दूर तक कहां जाइएगा, मौलिक कर्तव्यों का पालन किस कदर नहीं हो रहा, इसका सबसे ताजा उदाहरण नोएडा के इंजीनियर की मौत का मामला है, जहां नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, तमाम अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों तक को नहीं समझा। किसी ने बेसमेंट में पानी भरने दिया, कोई चीखते चिल्लाते 27 साल के युवराज को जिंदा रहते रेस्क्यू नहीं कर पाया, वहां से गुजर गया। यही तो आपके और हमारे मौलिक कर्तव्यों की मौत है। तो ध्यान जरूर रखिएगा।